नमस्कार, द डेली शो में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर दबाव डालना शुरू कर दिया है। टैरिफ की तलवार लटकाकर उन्होंने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कहा है कि वे फाइटर जेट F-35 उनसे खरीदें। यही नहीं, उन्होंने ये भी कहा है कि भारत को तेल और गैस भी अमेरिका से खरीदना चाहिए। जाहिर है कि व्यापार घाटे के बहाने ट्रंप एक तरफ तो भारत को अपना सामान बेचने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरी ओर उसे रूस से दूर भी खींच रहे हैं। रूस भारत का पुराना दोस्त है और मुश्किलों में हमेशा साथ खड़ा होता रहा है। अगर कारोबार के लिहाज से भी देखें तो भारत को रूस से फायदा होता रहा है। रूस भारत को हथियार बेचने के साथ-साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी करता है और हथियारों की देखरेख में, मेंटेनेंस में मदद करता रहा है। हाल में उसने 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट Su-57 का गोल्डन ऑफर उसे दिया है। इसी तरह रूस भारत को सस्ती दरों पर तेल बेचता रहा है। 2022 से अभी तक जब यूक्रेन युद्ध के बाद रूस पर सैंक्शन लगाए गए तो उसके बाद से भारत को इस वजह से तेल के आयात में लाखों डॉलर की विदेशी मुद्रा की बचत हुई है और उसने उस तेल को रिफाइन करके अंतरराष्ट्रीय बाजार में बेचकर भी मोटी कमाई की है। लेकिन अब सवाल उठता है कि भारत पर पड़ते दबाव को मॉस्को किस तरह से देख रहा है और अगर ट्रंप का दबाव बढ़ता रहा तो पुतिन का रुख क्या रहेगा? वे ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे भारत के साथ उसके संबंध भी पहले जैसे रहें और कारोबार में भी उसे नुकसान ना हो या दोनों का फायदा होता रहे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार विनय शुक्ला हैं जो कि लंबे समय से रूस में रह रहे हैं, सोवियत संघ के ज़माने से। बहुत-बहुत स्वागत है विनय जी कार्यक्रम में आपका। धन्यवाद। ये जो डेवलपमेंट हुआ है मोदी जी की अमेरिका यात्रा के दौरान या उसके पहले से ही इसके संकेत आ रहे थे कि नई दिल्ली पर दबाव बढ़ाया जा रहा है व्यापार घाटे को लेकर, टैरिफ को लेकर। इसे मॉस्को में किस तरह से देखा जा रहा है? पुतिन सरकार इसको बात किस तरह से देख रही है? बात ऐसी है कि रूसी सरकार तो कब लगभग 20 साल से जो है चलना शुरू हुआ है अमेरिका के साथ व्यापार खास तौर से इनमें डिफेंस के क्षेत्र में, रक्षा के क्षेत्र में। इसलिए वो जानते हैं कि अमेरिका हमेशा कुछ ना कुछ करता रहता है कि रूस का कुछ हिस्सा लेने के लिए। पर रूस ये कहता है कि हम भारत को वो चीज़ें देते हैं जो अमेरिका कभी नहीं देगा। इस बार इन्होंने कहा है कि F-35 देंगे। F-35 जो है काफ़ी बदनाम वो जहाज़ माना जाता है और जिसका मतलब कि वो ख़ास तौर से प्रेस में डाली जाती हैं, उसकी तारीफ़ की उसमें। और जैसे किसी ने अभी कहा था बैटल प्रूवन है उसमें ये तो कहाँ किसके खिलाफ उसने किया है? जो ठीक है इज़राइल के खिलाफ किया है, इज़राइल ने ईरान पर स्ट्राइक करने के लिए इनका किया है, पर वो उसमें पूरा अमेरिकी सैटेलाइट तंत्र लगा हुआ था उसकी सुरक्षा के लिए। तो भारत जो है इसके विशेषज्ञ जो हैं वो ख़ास तौर से कुछ लोग कहते हैं ये तो कबाड़ है। अभी देखिए कि फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि इसने इसने जो अमेरिका ने इतना पैसा लिया है अपने अलाइज से कि मतलब कि एक आपको मालूम होगा कि उसने जो है वो टर्की को निकाल भी दिया इसमें जो इस प्रोजेक्ट में शामिल था क्योंकि उसने रूस से वो S-400 लिया था। तो ये सब चीज़ें ऐसी हैं जिसमें हमारे विशेषज्ञ हैं वो काफ़ी देखते हैं। रूस भी ये जानता है कि अमेरिका की इसमें ये फर्स्ट ऑफ ऑल कि क्या उसकी औकात है और दूसरा ये है कि वो कितना उसका दाम है। भारत 4 ये रूस जहाज़ उतने उतने दाम में खरीद लेगा और जो जी। कहा जाता है कि अमेरिका जो के हथियार हैं बेस्ट हैं दुनिया में ये है और ये बड़ा अच्छा वो सप्लायर है। आप अपने तेजस प्रोग्राम को देख लीजिए कितनी बुरी तरह से फँस गया है अमेरिका के इसमें इंजन्स में। तो जनरल इलेक्ट्रिक के तो और उसपे कोई ख़ास वो नहीं हो रहा है कि बुराई की जा रही है कि अमेरिका जो है हालाँकि उसका वो ये हित ये है कि तेजस फ़ेल हो जाए क्योंकि तेजस जो है ये F-16
का मुकाबले का जहाज़ है। तो इसलिए ये सब चीज़ें रूस भी जानता है, इसलिए वो जानता है अगर वास्तव में आत्मनिर्भरता चाहता है, तो उसको रूस के साथ ही सहयोग करना पड़ेगा। जी, तो आप कह रहे हैं कि रूस आश्वस्त है कि अमेरिका का चाहे जितना भी दबाव पड़े, भारत उसकी तरफ नहीं जाएगा। F-35 का मामला एलन मस्क ने भी कहा है कि ये बहुत महँगा जहाज़ है और शायद इसके पहले वही कह चुके हैं ये कबाड़ है। ये वहीं से ये वहीं जुमला से आया है। जी, बिल्कुल। तो लेकिन वो प्राथमिकताएँ भारत की दूसरी हो सकती हैं और हम जानते हैं कि भारत में भी हथियारों की खरीद करने की एक पूरी प्रोसेस है। केवल किसी देश के ऑफ़र कर देने से आप नहीं खरीदते हैं। पूरी एक प्रोसेस है जिसमें हर जहाज़ को हर पहलू से देखा जाता है और उसके बाद खरीद की नौबत आती है और इसीलिए भारत में लंबा समय भी लगता है। लेकिन जिस अंदाज में ट्रंप काम कर रहे हैं, जिस तरह का दबाव डाल रहे हैं और भारत में भी ये समझा जाता है कि प्रधानमंत्री मोदी और भी वजहों से दबाव में हैं, अडानी वगैरह को लेकर। क्या रूस में कोई एक ऐसी समझ बन रही है कि ये दबाव काम भी कर सकता है किसी हद तक? देखिए कुछ हद तक तो काम करता है क्योंकि भारत ने रूस के साथ एग्रीमेंट किया था ये डेवलप करने के लिए जॉइंट फिफ्थ जनरेशन इसको और सन 18 में जो है कि राष्ट्रपति पुतिन से बातचीत में के दौरान हमारे जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं अजीत डोभाल ने कहा था को अनाउंस किया कि भारत इस जो हमारे जो इंटर गवर्नमेंट का जो एग्रीमेंट था उससे निकल रहा है फिफ्थ जनरेशन के जॉइंटली डेवलप करने का। पर उन्होंने साथ तब ये भी कहा था कि जब आपका तैयार हो जाएगा तो हम इस कुछ जो हैं अपने स्टॉप गैप मेजर की तरह से हम लोग इसको कुछ जहाज़ खरीद सकते हैं और ये ऑप्शन खुला हो रहा है और ये ऑप्शन खुला था, है और मेरे ख्याल से रहेगा कि तो अब ये रूस जो है जो नया वो है कि एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो अ, तैयार है मतलब उसका जहाज़ तैयार है, उसने नया इंजन भी उसके लिए बना लिया है, नए अस्त्र भी लग गए हैं और वो जो भारत को जो है उसके प्रोडक्शन की टेक्नोलॉजी भी देने को तैयार है और वो एक जो नासिक प्लांट है हमारा जो ओझर में है उसमें नासिक में वो रशियन उसके मिग मिग प्लांट कहा जाता है अब भी एक तरह से और वो वहाँ पे कहते हैं इसकी शुरू इस साल के एंड तक शुरू की जा सकती है इसकी प्रोडक्शन। जी, मतलब हाँ, शुरू में आते हैं बने हुए तो इसलिए रूस जो है इतना ज़्यादा वो घबराया हुआ नहीं है, क्योंकि वो जानता है कि भारत जो है हर चीज़ को ठोक बजा के लेता है। जहाँ तक सवाल ये है अब पर हाँ, भारत को जो है को अपना मुख्य ग्राहक बनाना चाहता है अमेरिका एनर्जी के मामले में, गैस के मामले में, ऑयल के मामले में। तो ठीक है, इसमें भी दाम पे फ़र्क पड़ता है ना। जहाँ सस्ता डिस्काउंट मिलता है, जहाँ नहीं मिलता है। ज़रूर और ये तो उतार-चढ़ाव की चीज़ें होती हैं, जो भारत को अगर लेना होगा वो लेगा, जो नहीं नहीं होगा तो क्योंकि मोस्टली प्राइवेट कंपनियाँ या सरकारी कंपनियाँ कर रही हैं ना उनका व्यापार। तो इसलिए मेरे ख़्याल से दबाव ज़रूर पड़ेगा, दबाव सब पे पड़ रहा है। जी। अमेरिका के सब अलाइज यूरोप का देखिए क्या वो तो यूरोप तो बेचारा इसी चक्कर में पिस गया है बुरी तरह से कि वो एक तरह से यूक्रेन पे तो उसे से हाथ दिया था उन्होंने कहते हैं कि आप अब अपने आप संभालो जो कुछ करना है तो ये अमेरिका पे निर्भर पूरी तरह से भारत कभी नहीं नहीं, करेगा आपने वो जो तेल चाहता और गैस की बात की आपने जो तेल और गैस की बात की, यूक्रेन युद्ध के बाद से भारत को सस्ते दरों में तेल मिल रहा है, उसको वो रिफाइन करके अंतर्राष्ट्रीय बाजार में यहाँ तक कि यूरोप को ही बेच रहा है। यहाँ से होकर यूरोप जा रहा है और उसमें भारत ने अच्छी खासी विदेशी मुद्रा कमाई भी है। लेकिन अगर यूक्रेन युद्ध रुकता है और सैंक्शन हटते हैं रूस से, तो फिर वो तो रेट फिर अंतर्राष्ट्रीय दरों पर ही भारत को भी मिलेगा।
उसमें अभी तो मजबूरी में रूस हमें तेल सस्ते में दे रहा है क्योंकि कोई किसी दूसरे को बेच नहीं सकता है। और इधर ट्रंप का भी दबाव पड़ेगा कि जिस देश पर उसने सैंक्शन लगाए हुए हैं, उससे भारत क्यों कोई खरीद फरोख्त करेगा। तो ये दोनों चीजें अगर होती हैं, तब क्या स्थिति होगी? बात ये है कि हमें नहीं भूलना चाहिए कि भारत ने रूस के अंदर जो है कई जगह वो साइट्स पे उन्होंने केमिकल में वो किया है, निवेश किया है। और उसका मोस्टली है कि हम वो हमारा होता है, हमारा निवेश जो है हम तेल तेल और गैस से लेते हैं, इसलिए उसपे कोई फर्क नहीं, इसलिए कम से कम हमें लाने में भी आसानी होगी ना अपना माल, तो हम उसको थोड़ा कंट्रोल कर सकेंगे जो प्राइसेस जो अपने हिसाब से। हालाँकि कंपनियाँ तो अंदर तो अपने हिसाब से बेचती हैं, जो आंतरिक बाज़ार में, पर कम से कम ये होगा कि भारत जैसे सखालीन 2 है, सखालीन 2 वहाँ पे ये एक्सन के अंडर कंट्रोल में हो रहा था। अब वहाँ से के पास में एक साइट है जहाँ जापान का हिस्सा है की कंपनी का। जापान वहाँ से ले रहा है, अब भी ले रहा है, क्योंकि उसकी इन्वेस्टमेंट का जो है का जो उसका फ़ायदा होना चाहिए, वो मतलब वो उसके लिए हम पैसे नहीं लेते हैं बल्कि तेल लेते हैं। जापान भी ऐसे लेता है, आज भी ले रहा है और उसको किसी ने रोका नहीं है। तो हम कम से कम ये है कि हम तैयार तेल वहाँ से लेंगे, खरीदेंगे नहीं। जी, ये बताइए कि जिस तरह से ट्रंप और पुतिन की दोस्ती के हवाले दिए जाते हैं, उसमें क्या आपको लग रहा है कि अगर ट्रंप और पुतिन की दोस्ती आगे बढ़ती है, तो भारत के साथ उसके रिश्ते किस तरह से प्रभावित हो सकते हैं उससे? हाँ, ये बात आपकी सही है कि ये एक सबसे बड़ी जो भारतीय जो राजनयिक हैं, डिप्लोमेसी है, उसमें एक डर ये रहता है हमेशा, एक तरफ से चीन का कहते हैं चीन के साथ रूस चला जाएगा, उसकी बातें बोलेगा, ये तो खैर वो ये जो विशेषज्ञ हैं वो कहते हैं ये तो बाहर अमेरिका बेस्ट फैला रहा है इस तरह की चीज़ें। पर ये जो अम, बात इसकी है कि अमेरिका के साथ अगर अच्छे रिलेशन हो जाए, कि अब देखिए राष्ट्रपति मेदवेदेव के ज़माने में G8 की मीटिंग में ये कहा गया था कि जिस कंट्री ने वो एनपीटी साइन नहीं की है, उसको टेक्नोलॉजी ऑफ रीप्रोसेसिंग जो है स्पेंट फ्यूल की, वो नहीं दी जाएगी। उस टाइम रूस कमज़ोर था, अमेरिका के साथ रिलेशंस अच्छे थे, राष्ट्रपति भी दूसरा था और तो ये हो गया। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं, ये हो सकती हैं। अब जैसे बिल क्लिंटन के ज़माने में आपको याद होगा कि वो क्रायोजेनिक इंजन ने देना बंद कर दिया, टेक्नोलॉजी के लिए मना कर दिया। इससे पर जहाँ तक मेरा ख़्याल है अब सिचुएशन चेंज हो गई है क्योंकि अब रूस समझ गया है कि अब इसमें वेस्ट के साथ जो रिलेशंस में वो वो जैसे प्यार भरा था जो रिलेशंस थे उस ज़माने में शुरू में, वो अब नहीं होंगे क्योंकि अविश्वास काफ़ी है। जी, पर रूस के हमें साथ सतर्क रहना चाहिए, हमें सतर्क रहना चाहिए। जी, नहीं आप रूस और भारत के संबंध इस समय जो हैं, उनको क्या आपको लग रहा है कि उसमें शक-शुबहों की गुंजाइश पड़ गई है? या वो पहले जो दोस्ती की बात की जाती थी कि अटूट दोस्ती और पूरा ट्रस्ट है दोनों के बीच में और अभी हाल के वर्षों में भी ये लगा जिस तरह से भारत ने अमेरिकी दबाव को अनदेखा करते हुए रूस से तेल खरीदना जारी रखा। ये भी एक महत्वपूर्ण बात रही है इस दौर में। तो क्या वो संबंध बदल रहे हैं? पहले जैसे नहीं रहे, पहले जैसे संबंध तो नहीं रहे होंगे, लेकिन क्या वो एक-दूसरे पर जो डिपेंडेंसी है, एक-दूसरे पर का जो सहयोग और विश्वास है, उसमें कहीं कोई कमी आई है? नहीं, बात ये है कि सिचुएशन बदल गई है। आप पहले हम ये सोचते हैं, अब हमारे प्रेस में भी मैं देखता हूँ बड़े-बड़े अखबारों में भी लिखते हैं कि कम्युनिस्ट कंट्री, रशिया इज़ अ कम्युनिस्ट कंट्री।
रशिया कम्युनिस्ट कंट्री नहीं है, आप भूल जाइए। वो 30 साल पहले कम्युनिस्ट पार्टी सत्ता से चली गई। वहाँ की अर्थव्यवस्था पूरी कैपिटलिस्ट है और वहाँ पर जो है, जो कंपनियाँ हैं प्राइवेट, उनको आप कभी नहीं कह सकते कि वहाँ चलो, वहाँ चलो। अब देखिए अब सिचुएशन ये है कि अब अमेरिका में देखिए सैंक्शंस की वजह से कारें जो हैं वहाँ से इम्पोर्ट मना हो गई। हम भारत का से कर सकते थे, हम नहीं कर सकते क्योंकि हमारे टाटा, महिंद्रा वगैरह इन सब बड़ी-बड़ी कंपनियों के वहाँ अमेरिका से वेस्ट के साथ ज़्यादा डेवलप है। इसलिए हमारी सरकार भी कुछ नहीं करती। उसी तरह रूस की सरकार भी नहीं कह सकती अपनी कंपनियों को कि भारत को ही बेचो। अब ये सिचुएशन हो गई है। इसलिए तो ये तो व्यापारी तो अब अपने हिसाब से करेंगे, अगर उनको लगेगा चीज़ तो ठीक है, वहाँ अपनी तरफ से रूस और अपनी तरफ से भारत इनमें मदद देने को तैयार है। पर ये व्यापार तो निजी कंपनियों का है। बिल्कुल। एक नई जिसके लिए हमें तैयार। विनय जी, ये बताइए कि अभी चूंकि हम लोग ने थोड़ा रूस का यूक्रेन की जंग का जिक्र किया, ये जो ट्रंप और पुतिन के बीच में बातचीत हुई, 1.5 घंटे लंबी बातचीत हुई। शायद दो राष्ट्राध्यक्ष इतनी लंबी बातचीत आमतौर पर करते नहीं होंगे, लेकिन ये हुई। तो क्या लग रहा है कि क्या यूक्रेन वार बिल्कुल अब खत्म होने की कगार पर है? बहुत जल्दी युद्ध विराम होगा? क्या सोचा जा रहा है उस दिशा में? बात ऐसी है कि जब ये लड़ाई शुरू हुई थी, जब उससे पहले दिसंबर 21 में ये राष्ट्रपति पुतिन ने एक चिट्ठी लिखी थी अमेरिका को और नाटो को कि आपने हमें ये वायदा किया था कि आपका जो वो ईस्ट जर्मनी के का जो जर्मनी का वो हो जाएगा, विलय हो जाएगा, तो उसमें नहीं मूव करेगा नेटो का। पर अब नेटो आ गया है बाल्टिक रिपब्लिक्स में और अब वो यूक्रेन को शामिल करने, यूक्रेन को, जॉर्जिया को शामिल करने की बात चल रही थी। तो ये तो जो हमने जो फैसला किया था, जब हमने अपनी जो एग्रीमेंट किए थे और अपनी फोर्सेस को पीछे हटाया था, कम किया था, उन सब का उल्लंघन है। इसलिए उन्होंने कहा था कि आप हमें ऐसी गारंटी लिखी दीजिए। वो कहने लगे बाद में कि जय जी वो तो बातचीत हुई थी, उसमें लिखा तो कोई एग्रीमेंट नहीं था। तो उन्होंने कहते हम ऐसा एग्रीमेंट चाहते हैं कि वो कागज पे हो, पत्थर की लकीर हो। जिसके जवाब में उन्होंने कह दिया कि नहीं। तो बिल्कुल। ये लेकिन अब तो अमेरिकन डिफेंस मिनिस्टर ने साफ-साफ कह दिया है कि दैट इज आउट ऑफ क्वेश्चन, नाटो की सदस्यता यूक्रेन को नहीं मिलेगी। ये हाँ, क्लियर कर। हाँ, तो युक अब उन्होंने क्यों देखिए इसके 2 रीज़न हैं। एक तो ये रीज़न पहला ये है कि उनको उम्मीद ये थी कि लड़ाई अगर पुतिन को भड़का के सत्ता परिवर्तन हो जाएगा देश में, लोग खड़े हो जाएँगे क्रेमलिन के खिलाफ, उसका उल्टा हो गया। अब जो मैं पर्सनली बहुत लोगों को जानता हूँ जो उसके पुतिन के खिलाफ थे। पर आज वो कहते हैं हम पुतिन नहीं, हम रशिया के फेवर में हैं। उन्होंने देख लिया कि जिस तरह वेस्ट ने किया और उधर देखा कि डेमोक्रेसी के नाम पर यूक्रेन तबाह हो गया है और जो उन्होंने कहा था कि स्ट्रेटेजिक डिफीट चाहिए हमको रशिया की, नहीं हुई बल्कि उन खुद की हो गई, उनके पास वो नहीं है। गोले दुनिया भर से वो आर्टिलरी शेल ले रहे जी। हैं। तो इसमें जो है सिचुएशन बहुत बदल गई है और एक तरह से जो है रूस जीत गया है पूरे नाटो देशों के गठबंधन से। तो विश्वास जो है वो काफ़ी बड़ा है। वो रशिया में भी खुद विश्वास है उसके जो जितना कहा था कि अरे 1 हफ्ते में इनके रॉकेट सब खत्म हो जाएँगे, जब शुरू शुरू हुआ था। 3 साल हो गए हैं रॉकेट रोज़ के रोज़ उड़ रहे हैं, नए-नए आ रहे हैं। तो इसलिए नेटो जो है एक तरह से हार गया है और ट्रम्प ये समझ गए हैं अच्छी तरह से कि जो इरादा था, जिससे इन्होंने किया था बाइडेन ये एक्चुअली राष्ट्रपति ओबामा के ज़माने की है
वो चल रही है, क्योंकि वो कोई ये राष्ट्रपति ट्रम्प कई बार कह चुके हैं कि अगर मैं हूँ तो सत्ता में तो कभी भी युद्ध नहीं शुरू होता। बिल्कुल। वो कहते हैं कि ये बेवकूफ़ी की बात है इतनी बड़े कंट्री के साथ लड़ना। जी। बस अंतिम सवाल है विनय जी, क्या लग रहा है कि टाइमलाइन क्या कह रही है आपकी? कब तक वहाँ युद्ध विराम होगा? एक शांति समझौते तक पहुँचा जाएगा? क्योंकि यूरोप तो अब कोई उसमें दखल देने की स्थिति में नहीं है। अब जो भी करना है ट्रम्प को करना है और ट्रम्प और पुतिन में गहरी छन रही है। देखिए राष्ट्रपति ऐसा संदेश आ रहे हैं, ऐसे आ रहे हैं कुछ संकेत कि राष्ट्रपति ट्रम्प 9 मई को जब 80वीं नाज़ी जर्मनी पर एलाइज़ की विक्ट्री की यूरोप में 80वीं वर्षगांठ हुई, वो मॉस्को आना चाहते हैं और तब तक जो है उसको खत्म करना चाहते हैं, युद्ध विराम करना चाहते हैं। जी, तो देखते हैं कि राजनीतिज्ञ अपना हिसाब से लगाते हैं, ज़िंदगी दूसरी चलती है, पर रूस ने कहा कि ये पूरा जो सारा सेटलमेंट होने में कम से कम 6 महीने लगेंगे। जी। कम से कम 6 महीने लगेंगे, लेकिन 9 मई तक एक बड़ी चीज़ अचीव की जा सकती है हाँ, यूक्रेन वो युद्ध को। संकेत देना चाहते हैं कि यूरोप में वो तब युद्ध 80 साल पहले खत्म हुआ था, अब फिर खत्म हो रहा है। जी, राष्ट्रपति पुतिन जो है वो तो हमेशा कहते रहे हैं कि यूरोप को प्यार से रहना चाहिए, सहयोग हो जी। रहा था सारा, एक अच्छा खासा देश जो है तबाह हो गया। बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत-बहुत शुक्रिया विनय जी इस बातचीत के लिए। धन्यवाद आपका। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.